एमए उत्तरार्ध लोक प्रशासन के पेपर राजनीति प्रशासन में आपका मैं स्वागत करता हूँ। हम प्रशासनिक विकास की अवधारणा के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व भाग 1 में हमने प्रशासनिक विकास के संबंध में इसके अर्थ और इसके सामान्य जानकारी हासिल की थी। आज हम प्रशासनिक विकास की जो अवधारणा है इसके संदर्भ में और भी अन्य बात जानने का प्रयास करेंगे। मैंने पूर्व में आपको बताया था कि प्रशासनिक विकास जो है उसका संबंध प्रशासन के जो तंत्र है उसकी सक्षमता को बढ़ाने से है। और इस संदर्भ में मैंने 3 बातें बताई थी कि प्रशासनिक सुधार, नवाचार और उद्विकास, ये 3 तरीके होते हैं जिनके माध्यम से प्रशासनिक सक्षमता में वृद्धि की जाती है। तो इस संदर्भ में मैंने आपको कुछ स्टडी मटेरियल पोस्ट किए हैं, उसको भी आप देखें, वीडियो भी पढ़ें, वीडियो को देखें और स्टडी मटेरियल पढ़ें। आज हम प्रशासनिक सुधार जो एक साधन है प्रशासनिक विकास का, उसके बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी हासिल करें कि प्रशासनिक जो सुधार होता है वो आखिरकार क्या होता है। तो प्रशासनिक सुधार जो है एक व्यापक परिवर्तन है। जब हम छोटे छोटे परिवर्तन करते हैं तो हमारी जो समस्या के प्रति जो संपूर्णता है, अगर हम संपूर्णता को ध्यान में रखकर परिवर्तन नहीं करते, केवल आंशिक परिवर्तन करते हैं, तो उसे हम प्रशासनिक सुधार नहीं कहते। प्रशासनिक सुधार एक व्यापक अवधारणा है। यह पूरे तंत्र, उसकी पूरी जो कार्य प्रक्रिया है और जो नियम इत्यादि है, इसमें हम एक व्यापक परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन चूँकि प्रशासनिक सुधार एक तार्किक प्रकार का, मतलब रैशनल जिसको कहते हैं, एक होलिस्टिक और रैशनल यानी व्यापकता में चीज़ों को देखकर और तार्किक तरीके से वस्तुनिष्ठ और आप कह सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से हम उसमें तंत्र में उसकी सक्षमता में सुधार लाना चाहते हैं, तो ये एक चूँकि व्यापक प्रकार का परिवर्तन होता है तो सरकारें जो है इससे बचना चाहती है, क्योंकि इसमें एक समस्या आती है, यह निरंतरता को तोड़ देता है। यानी जो व्यवस्था चली आ रही है तो जो कर्मचारी वर्ग है वो उस व्यवस्था के अनुसार अपने आप को ढाल रखा है उन्होंने, और उसी अनुसार उनकी आदतें विकसित हो चुकी है। अगर हम संपूर्ण ढांचा कार्य प्रक्रिया में अचानक ही परिवर्तन ले आए या व्यापक परिवर्तन ले आए तो निरंतरता की समस्या हो सकती है, क्योंकि कोई भी जो परिवर्तन किया जाता है उस परिवर्तन को आत्मसात करने में समय लगता है। तो चूँकि प्रशासन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हम अचानक ही कोई व्यापक परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए जो परिवर्तन होता है वह सामान्यतः छोटे छोटे तरीकों के या छोटे छोटे हम कह सकते हैं चरणों के माध्यम से किया जाता है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी एक हिस्से में, प्रशासनिक तंत्र के किसी एक अंग में, एक हिस्से में हम परिवर्तन करते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे यानी कि इंक्रीमेंटल एक अभिवृद्धि वाद कहलाता है। अभिवृद्धिवाद का मतलब हम छोटे छोटे परिवर्तन करके हम जो है अपने आप को चुनौतियों के अनुकूल बनाते हैं। इसीलिए होलिस्टिक और जो रैशनल तरीका है परिवर्तन का, उसको सामान्यतः जो है, यद्यपि सैद्धांतिक तौर पे तो वह बहुत सही प्रतीत होता है, लेकिन व्यवहार में उसको लागू करना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग समसामयिक लघु स्तरीय परिवर्तन अधिक करते हैं। तो सुधार जो है वास्तव में हम किस रूप में देखते हैं? होना चाहिए व्यापक, होना चाहिए एक संपूर्णता में, लेकिन व्यवहार में प्रायः छोटे छोटे स्तरों पर परिवर्तन किया जाता है। इसीलिए अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो यह जो सुधार की प्रक्रिया है वो तो देश आज़ाद होते ही अनेक प्रशासन के अनेक इकाइयों में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो गोपाला स्वामी आयंगर, AD गोरेवाला रिपोर्ट और फिर प्रशासनिक सुधार
की बात भी की गई। पॉल एच एपलबी ने भी है ना प्रशासन में सुधार के जो है कुछ उपाय बताए, परंतु यह सब एक पक्षीय मतलब सुधार था। लेकिन एक व्यापक सुधार की मांग जो है की जाने लगी, उसकी आवश्यकता महसूस हुई। तो आप देखिए भारत में पहला जो प्रशासनिक सुधार है 1966 से 1970 के बीच यह एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के ने व्यापक स्तर पर सुधार के सुझाव दिए। उसी तरह द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 8 तक गठित की गई, उसके भी हमारे जो है बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए। लेकिन ये जो रिकमेंडेशंस आते हैं उन रिकमेंडेशंस को संपूर्णता में सरकार भी स्वीकार नहीं कर पाती। अब देखिए पहला जो ARC रिपोर्ट आई थी वह भारत सरकार की जो प्रशासनिक मशीनरी है और उसकी जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर है ना विचार किया, सुझाव दिए, कार्मिक प्रशासन पर सुझाव दिया और नागरिकों के जो शिकायतें हैं उसका कैसे निवारण किया जाए इस पर उसने सुझाव प्रस्तुत किए। केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर उसने अपने सुझाव दिए। इसी तरह राज्य प्रशासन है या केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके प्रशासन में कैसे बेहतरी की जा सके इसके प्रयास किए, उन्होंने सुझाव दिए। और योजना को लेकर, आर्थिक प्रशासन को लेकर, वित्तीय और लेखा प्रशासन को लेकर, इसी तरह से वित्तीय मामलों में डेलीगेशन यानी प्रत्यायोजन कैसे किया जाना चाहिए, किस स्तर तक किया जाना चाहिए, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये व्यापक स्तर पर एक सुझाव के प्रस्ताव माने सुधार के प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किए। लेकिन सरकारें निरंतरता को बनाए रखने की दृष्टि से और कई बार उनमें न तो राजनीतिक इच्छा होती है और न ही इतना संसाधन होते हैं कि इन सुझावों पर अमल कर सके। लेकिन सुझाव के जो है सुधार के प्रयास अवश्य किए गए। इसी तरह 2005 से 8 में सेकंड ARC ने भी अनेक जो नए मुद्दे उभर कर आए थे उनके ऊपर जो है उन्होंने सुझाव दिए। उसमें महत्वपूर्ण है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसको RTI कहा जाता है। इसी तरह से मानवीय संसाधनों का कैसे अधिकतम उपयोग किया जा सके इस पर उन्होंने सुझाव दिए। आपदा प्रबंधन को लेकर और प्रशासन में नैतिकता को लेकर, इसी तरह से लोक व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन, साथ ही साथ कैसे संघर्ष का समाधान किया जा सके और सक्षमता में वृद्धि की जा सके प्रशासन के क्षेत्र में, आतंकवाद का कैसे सामना किया जा सके, एक सामाजिक पूंजी का कैसे विकास किया जा सके और उसी तरह कार्मिक प्रशासन को किस तरह से पुनर्जीवित किया जा सके, उसको पुनः शक्ति कैसे दी जा सके इसके ऊपर, और ई-गवर्नेंस को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, केंद्र या ग्राहक केंद्रित प्रशासन, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो ये सारी जो बातें राज्य और जिला प्रशासन को कैसे बेहतर बनाया जाए, वित्तीय प्रशासन को कैसे बेहतर बनाया जाए और केंद्र सरकार की जो सांगठनिक ढांचे हैं उसको कैसे सुधारा जाए, इस पर बहुत सारे इन विषयों पर सेकंड ARC ने रिकमेंडेशन दिया। तो यह देखिए इस प्रस्ताव की रूपरेखा से ही पता चल रहा है यह प्रशासन को एक व्यापक स्तर पर परिवर्तन करने की बात की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सामान्यतः ये सारे जो विषय होते हैं इस पर व्यापक परिवर्तन लाना संभव नहीं होता। लेकिन हाँ, कालांतर में धीरे धीरे जो सुझाव आते हैं उसको लागू करने के प्रयास किए जाते हैं। तो ये तो जैसे मैंने दो बातें बताई कि प्रशासनिक विकास के लिए एक तो विकासीय जो है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है वह एक महत्वपूर्ण होता है, वह कोई सुनियोजित नहीं होता। जैसे परिस्थितियाँ पैदा होती है आदमी जो है उसके अनुसार अपने आप को रास्ते ढूंढता है कैसे बेहतर बनाया जाए। तो ये छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं और इस तरह से धीरे धीरे प्रशासन तंत्र जो है विकसित होता है। लेकिन प्रशासनिक सुधार एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत किया जाता है। एक व्यापक स्तर पर एक कमेटी जो है वो पूरे प्रशासनिक तंत्र, उसकी रूपरेखा, उसके कार्य व्यवहार प्रक्रिया पर अध्ययन करके और अलग अलग पक्षों पर अपनी राय देती है। लेकिन इन दोनों से पृथक जो तीसरा तरीका है प्रशासनिक विकास का वह है नवाचार का। नवाचार में क्या होता है कि प्रशासनिक संरचना कार्य प्रक्रिया में हम नए तौर तरीके,
विशेषकर जो नई तकनीक विकसित हुई है या प्रौद्योगिकी विकसित हुई है या कोई प्रबंधन की नई सोच विकसित हुई है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जो तौर तरीके हैं उसमें सुधार करते हैं, उसमें हम परिवर्तन लाते हैं। तो इसको हम नवाचार कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इस समय, श्रम, संसाधन इत्यादि की बचत और उत्तरदायित्व का निर्धारण, ग्राहक संतुष्टि, ये सब इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो नवाचार जो है, काम करने के नए तौर तरीके हमने विकसित कर लिए। इसी प्रकार से आप देखिए कि ये जो 3 साधन थे प्रशासनिक विकास के, इसके संदर्भ में मैंने आपको बातें बताई। अब हम प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने जा रहे हैं और विशेषकर इस पर रिक्स के क्या विचार हैं यह भी हम जानें, क्योंकि प्रशासनिक विकास एक संदर्भ में होता है। यानी जब भी हम अपने प्रशासनिक तंत्र की सक्षमता को बढ़ाने की बात करते हैं तो आखिरकार हमारे सामने चुनौतियां कौन सी हैं, हमें क्या हासिल करना है और उसको हासिल करने के लिए किस प्रकार की सक्षमता का विकास किया जाए। जब तक हमको यह ज्ञात न हो कि हमारा लक्ष्य क्या है, तब तक हम अपने साधन को विकसित नहीं कर सकते। यानी जब तक विकास के जो निर्धारित उद्देश्य और मानक क्या हैं वह हमारे समक्ष अगर पता न हो, हमें ज्ञात न हो, तो हम अपने साधन को कैसे विकसित कर सकते हैं। यानी साधन लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही विकसित किए जाते हैं। इसीलिए विकास प्रशासन जो कि यह परिभाषित करता है कि हमारी दिशा क्या होगी, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या होंगे, इन सब चीज़ों की चर्चा करता है। तो जब तक विकास की बात ना हो, विकास के बारे में स्पष्टता नहीं हो कि आखिरकार विकास किस क्षेत्र में और क्या हासिल करने पर हम इसको विकास मानेंगे, तो इसका निर्धारण पहले होना चाहिए। तो इसलिए विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। यानी जब तक साधन आपके पास नहीं है तब तक आप नए लक्ष्य या उच्चतर लक्ष्य स्थापित नहीं कर सकते, और दूसरी बात, जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तब तक आप साधन विकसित नहीं कर सकते। तो इसीलिए रिग्स जो है इन दोनों के बीच पहले कौन का एक प्रश्न उठाते हैं कि क्या हमें सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और फिर साधन विकसित करने चाहिए, या फिर पहले साधन का आकलन करके लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, या यूँ कहें कि पहले साधन जो है उसको डेवलप करें, उसकी जो है कैपेसिटी को बिल्ड करें, उसके बाद हम उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करें, अन्यथा वह व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए रिग्स जो है इसके बीच अंडे मुर्गी का संबंध बताते हैं कि पहले कौन। तो इसलिए हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि जब हम प्रशासनिक विकास की बात करते हैं तो विकास प्रशासन भी हमें समझना चाहिए कि विकास प्रशासन क्या है। और विकास प्रशासन जो है, जैसा मैंने कहा कि विकास के यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के उच्चतर लक्ष्य स्थापित करना और उसको प्राप्त करने के लिए प्रशासन करना, तो और वह प्रशासनिक क्षमता में परिवर्तन लाए बिना संभव नहीं है। रिग्स ने इसको एक बहुत ही अच्छे फ्लो चार्ट से समझाया है, उनके विचारों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप इसे देखिए। वो कहते हैं विकास क्या होता है। विकास जो है उसको हम 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। विकास का मतलब होता है सक्षमता में वृद्धि, स्वायत्तता में वृद्धि। स्वायत्तता का मतलब है हम स्वयं अपने निर्णय ले सकें और निर्णयों को लागू कर सकें, और उनके अनुसार यह, चूँकि उनका जो दृष्टिकोण था वह संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण था, इसलिए उन्होंने विकास को निर्भर बना दिया कि अगर किसी प्रशासनिक तंत्र में जब तक विवर्तन की उच्च मात्रा नहीं होती है तब तक प्रशासनिक विकास नहीं हो सकता। विवर्तन से तात्पर्य क्या है कि हमारे पास प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट संरचना होनी चाहिए। तो किसी व्यवस्था में, कृषि प्रशासनिक तंत्र में या किसी प्रशासनिक व्यवस्था में जितने अधिक कार्यात्मक रूप से विशिष्ट संरचनाएं होंगी और उतना ही अधिक विवर्तन की मात्रा मानी जाएगी। तो विवर्तन जो है वह विकास को परिभाषित करेगा, विकास को निर्धारित करेगा। लेकिन विवर्तन जो है वह इस बात पर निर्भर करता है कि विभेदीकरण और एकीकरण, यह जो 2 बातें हैं, ये दोनों
इनकी मात्रा बराबर रूप से होती है अथवा नहीं। यानी विभेदीकरण का मतलब होता है, जैसा मैंने आपको बताया, कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट संरचना और साथ ही साथ इन संरचनाओं के कार्यों के मध्य पूर्ण समन्वय होना आवश्यक है। एकीकरण से तात्पर्य है पूर्ण समन्वय। तो कार्यात्मक रूप से विशिष्ट इकाइयाँ और उनमें समन्वय, तो जब ये होगा तो विवर्तन की उच्च मात्रा होगी और फिर विकास की उच्च स्तर आप हासिल कर पाएंगे। तो इस तरह से दाहिनी तरफ से बाएं की ओर हम चलते हुए देखेंगे कि विभेदीकरण और एकीकरण की मात्रा के ऊपर विवर्तन की मात्रा निर्भर करती है और विवर्तन के ऊपर जो है विकास की मात्रा निर्भर करती है। अब फिर देखें कि विवर्तन जो है वह फिर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था में जो है तकनीकी और गैर तकनीकी जो संसाधन है उसका विकास हुआ है अथवा नहीं। यानी जब तक नई प्रौद्योगिकी और तकनीक का विकास नहीं हुआ या मानवीय जो संसाधन है उनका शिक्षण प्रशिक्षण नहीं हुआ, तब तक विवर्तन जो है की मात्रा नहीं बढ़ेगी। यानी तकनीकी और गैर तकनीकी जो स्तर है अगर वो बढ़ेगा तो उससे विभेदीकरण बढ़ेगा और वह विवर्तन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसी प्रकार एकीकरण के लिए आवश्यक होगा कि हम सहभागिता और प्रभाव यानी प्रशासन में जनता की सहभागिता को बढ़ावा दें और साथ ही साथ प्रशासन जो निर्णय लेता है और उन निर्णयों को जो लागू करता है अपने कार्य प्रक्रिया व्यवहार के माध्यम से, उसका जनता के जीवन पर प्रभाव पड़ना चाहिए। यानी वो काम कर रहे हैं उन कार्यों का जनता के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए और यह प्रभाव व्यापक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक खास वर्ग विशेष या कुछ लोगों तक ही उनके कार्य पहुँचे, बल्कि संपूर्ण जनता पर उसका प्रभाव समान रूप से होना चाहिए। तो अब फिर हम आगे बढ़े। सहभागिता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या जनता को हम सहभागिता की उसमें इच्छा पैदा करते हैं। यानी प्रशासनिक कार्यों के संपादन में जनता की सहभागिता की इच्छा का स्तर क्या है, क्या हमने उनको पर्याप्त मोटिवेट किया, क्या हमने उनको अच्छे से अवसर दिए, क्या हमने उनको उनकी सक्षमता बढ़ाई कि वो वास्तव में इस लायक बन पाएँ कि वो प्रशासनिक निर्णयों में प्रशासनिक कार्यों में भागीदार बन सके। तो हमें यह 3 काम करने पड़ते हैं। यानी एक सक्षम प्रशासनिक जो तंत्र होता है वह अपने नागरिकों में सहभागिता की जो इच्छा है, क्षमता है और अवसर उसको प्रदान करता है। और इसी प्रकार से प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्पष्ट रूप से आपको प्रशासनिक तंत्र का विकास करना पड़ेगा और यह बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई हैं कि यह संसाधनों के विकास, प्रशासनिक संरचना प्रक्रिया में सुधार, प्रशासकीय व्यवहार में सुधार और अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, यानी अर्थव्यवस्था का अगर विकास होता है तो आपके पास अतिरिक्त धन होता है, संसाधन होते हैं, आप अधिक बेहतर संरचना का निर्माण कर सकते हैं, आप अधिक कार्यात्मक विशिष्ट रूप से संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है यह, और साथ ही साथ तकनीकी और गैर तकनीकी विकास कितना हुआ, यह सब चीज़ें प्रशासनिक विकास को निर्धारित करती है। तो अब आप देखें कि जब तक प्रशासनिक विकास नहीं होगा तब तक प्रभाव की मात्रा नहीं बढ़ सकती, और अगर प्रभाव की मात्रा कम हो जाएगी तो फिर जो है हम एकीकरण सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से फिर विकास की जो हमारी अवधारणा है, विकास के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से विकास प्रशासनिक विकास के ऊपर निर्भर करता है। यही 2 बातें समझने की थी। इसको दूसरे अर्थों में भी यानी कि हम दूसरे तरीके से भी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एकीकरण का जो स्तर है और विभेदीकरण का स्तर है, ये दोनों स्तर जब तक समान नहीं होंगे तब तक विकास की अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकेगी। तो विभेदीकरण और एकीकरण अगर हम x और y पे प्लॉट करते हैं तो जो हम ये बीच का जो डायगोनल है यह विकास की अवस्था को दर्शाता है, लेकिन इसके नीचे जो बिंदु हैं P1, P2, P3, P4, यद्यपि है यहाँ पर विभेदीकरण तो हुआ लेकिन
उसी अनुपात में एकीकरण की मात्रा नहीं हो पाई, और इसलिए क्या हुआ, यह जो अवस्थाएं हैं समाज की, उसको प्रिज्मेटिक समाज कहा जाता है। तो प्रिज्मेटिक समाज वह समाज होता है जहाँ पर विभेदीकरण की मात्रा तो बढ़ गई लेकिन एकीकरण उस अनुपात में नहीं हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया, एकीकरण प्रशासनिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है, यानी प्रशासनिक क्षमता क्या है, अगर प्रशासनिक क्षमता बेहतर है तो एकीकरण भी हो पाता है। इसीलिए यह जो ग्राफ है यह दर्शाता है कि किसी भी देश की विकास का जो स्तर है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर विभेदीकरण हुआ और साथ ही साथ उसी अनुपात में जो है एकीकरण भी हुआ। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब आप इस अवधारणा को, प्रशासनिक विकास की अवधारणा को समझ रहे हैं और विकास प्रशासन के साथ भी आप इसके संबंधों को समझ पा रहे हैं। तो यह सारी बातें प्रशासनिक विकास के संदर्भ में आपको बताई गई। आशा करता हूँ प्रशासनिक विकास का महत्व और इसका जो अर्थ है वो आपने समझा होगा, और यदि कोई प्रश्न हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।